चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का ये थर्ड लेक्चर है। आज का क्लास हम लोग का तीसरा क्लास हुआ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और आज हम लोग जैसे पिछले क्लास में पूरे फ्लो चार्ट पढ़े हुए थे, माउथ से लेकर एनस तक का प्रवेश कैसे होता है, यानी मुख किस में खुलती है। माउथ जो है ये किस में खुलता है, तो बताए थे ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। बकल कैविटी किस में खुलता है सर, फेरिंग्स में। फेरिंग्स किस में खुलता है सर, ईसोफेगस में। ईसोफेगस किस में खुलता है सर, एस्टोमैक में। एस्टोमैक किस में खुलता है सर, ड्यूडेनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किस में, जेजुनम में। जेजुनम किस में, इलियम में। इलियम किस में, सीकम में। सीकम किस में, कोलोन में। कोलोन किस में, रेक्टम में। और रेक्टम से होकर एनस, और एनस से होकर बाहर निकल जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, कल से जो भी याद नहीं करके आएंगे, हम कैमरा घुमाएंगे आपके तरफ में, तब आपसे खड़ा करके पूछेंगे, ताकि सारे लोग देखेंगे कि हाँ देखो, ये तो क्लास तो खाली करते हैं लेकिन ये लोग याद बात नहीं करते हैं। तो चूंकि बहुत कम बच्चों का, अरे इतना अच्छा चैप्टर है, इसमें अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको फिर क्लियर होगा कभी, ये समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा टॉपिक है कि एकदम इस सब का यूज हमेशा अपने जीवन में है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ आज पढ़ लिए, एग्जाम दे दिए, छोड़ दिए, ऐसा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर का उपयोग हमेशा है आपके जीवन में, तब भी आप लोग का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी, यानी मुख माउथ और ओरल कैविटी या बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख और मुख गुहा। अच्छा, मुख और मुख गुहा के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, उन सभी के बात हम लोग यहाँ किया जाएगा। माउथ के अंतर्गत अगर हम लोग प्रवेश करें, माउथ में आए, तो माउथ में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखा रहा है, इसको एक बार समझ लिया जाए। सर, अगर हम माउथ के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें दिखता है सर, अगर हम 32 साल के नहीं, अगर हम सर 18 साल के प्लस हैं, 18 प्लस के हैं, तो हम लोग में 32 दांत होगा। ठीक है, अगर 18 प्लस हैं तो हम लोगों में कितना दांत होगा जी सर, 32 दांत होगा। और अगर हम सर 18 के पहले हैं, यानी 17 साल के हैं, तो हम लोगों में 28 दांत होगा। और अगर बिल्कुल बच्चे की बात करें तो बिल्कुल बच्चे का मतलब कि 1 2 3 4 इस सब क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की अगर बात करें तो उनमें कितने दांत होगा, मात्र 20 दांत होगा, 20 टीथ होता है। तो इस तरह का दांत पाया जाता है सर माउथ के अंदर। ये माउथ से प्रवेश हुआ, जब माउथ से प्रवेश हुआ तब माउथ के अंदर जब आइएगा तो सर एक ऊपर में अपर लिप और नीचे में होता है क्या, लोअर लिप। यानी कि ये लिप जो आप देख रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ में लिप होता है, अपर लिप और लोअर लिप, और इसके द्वारा हमारा माउथ जो है घिरा हुआ होता है। मुख जो है किसके द्वारा घिरा हुआ है सर, ये लिप के द्वारा, अपर लिप और लोअर लिप के द्वारा घिरा हुआ होता है। अच्छा, अब सुनिए, उसके बाद सर उसके जब अब अंदर देखेंगे, माउथ हुआ, ये सॉरी तीत हुआ, ये सब तीत हो गया, दांत हो गया, ये सब दांत हो गया। दांत के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको ये पता चल जाएगा इंसीजर क्या है, इस सब के बारे में पता चल जाएगा। दांत के बारे में जब आपको बताएंगे तो कॉस्पिड बताएंगे, ये सब क्या है वहीं पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो तीत के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, जस्ट इसके आगे पढ़ा जाएगा। अब तो शुरू हुआ है अभी माउथ, अब इसके माउथ के अंदर जो जो चीजें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया हम लोग का टंग, यानी कि यह है जीभ, देख रहे हैं ना, जीभ हो गया। अच्छा, जीभ जो है ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, यही हम लेयर आपको बता रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है हमारा जीभ जो है। ये मुख में किस सतह से जुड़ा होता है, किस ऊतक टिश्यू के द्वारा, तो ये होता है फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इधर अंदर की तरफ बात करिएगा ना, तो इधर अंदर में होता है हाइयोइड बोन, अंदर की तरफ हड्डी से जुड़ा होता है, जिसको हाइयोइड बोन कहते हैं। कभी खांसी वांसी करते हुए देखे होइएगा, उसमें अंदर वाला जीभ जो होता है ना, वो बोन से जुड़ा होता है, अंदर का जो होता है। नीचे की तरफ में तो ये जुड़ा हुआ इससे है, जीभ का हम लोग का जो भाग है ये नीचे की तरफ में देख रहे हैं ऐसे जुड़ा होता है, लेकिन अंदर की तरफ में देखिएगा तो एक हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, ज्वाइंट होता है, जिसको हाइयोइड बोन कहते हैं, हाइयोइड बोन से जुड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, इस सब के बारे में और पैरोटिड, ये हम लोग आगे बात करेंगे। कब, जब हम आपको पढ़ाएंगे कल के क्लास में। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, जब ग्लैंड की बात आई थी, लार ग्रंथि, तो हम बोले थे कि जहाँ जिभुआ रखे हुए हैं ना, उसके नीचे में मतलब ये वाला जगह पे टच करिए, खुरदुरा खुरदुरा भाग आपको दिखाई देगा, वही होता है सब मैंडिबुलर डक्ट। सब मैंडिबुलर डक्ट क्या करता है, तो सर इसके द्वारा जो है सलाइवा का स्राव होता है,
लार का स्राव होता है, वो हम जब सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाएंगे ना, लार ग्रंथि, तब वहाँ डिटेल्स में उसकी बातें की जाएगी। अच्छा, ये लिप्स हो गया, और ये होता है गिंगीवा। गिंगीवा जो होता है ये मसूड़ा को कहते हैं, ये मसूड़ा है। गिंगीवा हम लोग मसूड़ा को कहते हैं, ये सब मसूड़ा हो गया। और मसूड़ा में ये दांत जो है सॉकेट के रूप में धंसा हुआ होता है, ठीक है, ये खांचे के रूप में धंसा हुआ होता है, एकदम लाइन से देख रहे हैं। ये सब मसूड़ा में पाए जाने वाले, मसूड़ा में जो खांचा होता है ना, उसी में हमारा दांत धंसा होता है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों तरफ में आप जो देख रहे हैं, ये है टॉन्सिल, ये है टॉन्सिल, ये और ये जो तीत जो आप ये क्या बोलते हैं, जीभ के दोनों तरफ में जब आप देखिएगा तो जीभ के दोनों तरफ में ये आपको जो संरचना दिख रहा है, ये टॉन्सिल है, टॉन्सिल। अच्छा, अक्सर सर्दी वर्दी खांसी उसी जब हो जाता है तो दोनों तरफ से थोड़ा ये पकड़ लेता है, जिसके कारण देखिएगा हमेशा खुजली होता है, नहीं होता है, खुजली करता है वहाँ पे, जीभ से आप बार बार उसको खुजलाते रहते हैं, तो दोनों साइड में होता है जीभ के। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये उबला हो गया, ये उबला है, एक लंबा सा, जैसे आप मुंह खोलिएगा एक लटका हुआ ये भाग होता है। अच्छा, है ना जी, पैलेटिन टॉन्सिल है ये। हाँ, इसी को हम अभी अब डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद उसका नाम बताया जाएगा वहाँ। अच्छा सुनिएगा, अब देखिए, अब क्या बोलेगा, जैसे ये उबला हो गया, अरे पैलेटिन उसको कहते हैं इसलिए क्योंकि पैलेट से जुड़ा हुआ होता है, तालू से, नमो वहीं उसी को बोलते हैं। अब जैसे देखिए ना, यहीं पे होता है सर पैलेट, ये आगे की तरफ में जो है ये हार्ड पैलेट हो गया। आप अपने जीभ को ऊपर कर उठाइएगा तो आगे की तरफ में जो है हार्ड लग रहा होगा, पीछे की तरफ में वैसे ही खींच के लेके जाइए, सॉफ्ट मिलेगा। आगे हार्ड है, पीछे की तरफ सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट पैलेट हो गया। तो इसको आप बोल सकते हैं पैलेटिन उबला, या उबला पैलेटिन बोल सकते हैं, क्योंकि पैलेट वाला भाग है ये, पैलेट से ही ये सॉफ्ट पैलेट पर ही जुड़ा हुआ ये संरचना होता है, इसको उबला कह रहे हैं। एक एक करके हम लोग इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा, धीरे धीरे ये सब आपको मिलेगा। ये सब जो है तीत के बारे में, तीत के टाइप के बारे में भी हम धीरे धीरे सब आप लोग को बता देंगे। थर्ड मोलर कब होता है, जिसको विजडम टीथ, बुद्धि का दांत कहते हैं। अच्छा, ये सेकेंड मोलर हो गया, फर्स्ट मोलर हो गया, ये सब जो है जब हम लोग तीत पढ़ेंगे तब वहाँ ये कन्फर्म होगा। तो बस यहाँ आप जानिए कि अगर माउथ के अंदर सर हम लोग प्रवेश करते हैं तो क्या क्या हमको मिलता है, क्योंकि हम जब पार्ट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके तब ही उसके बारे में समझा जा सकता है अच्छे से। क्योंकि हम यहाँ पे अगर आपको बता भी दे फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, तो आप नहीं समझेंगे। अब हमको उसके लिए जाना होगा कि सर तीत का अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि तीत दांत 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब ये बात जब हम आप लोग को ह्यूमन डेंटिशन बताएंगे, मानव का दांत का व्यवस्था किस प्रकार से होता है, तब फिर ये समझ में आएगा कि सर फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर कब कब निकलता है। थर्ड मोलर तब निकलेगा, बुद्धि का दांत 18 प्लस के होने पर ही थर्ड मोलर निकलता है, यानी ये थर्ड मोलर जो है, तीसरा मोलर, ये तब निकलता है जब हम 18 वर्ष के पार हो जाते हैं, यानी कि जब बुद्धि का दांत मतलब उस समय बुद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में जब बुद्धि हो जाएगा ना, तो आपके पास में पूरा शहर आपका दोस्त क्यों नहीं हो, लेकिन आप किसी से लफड़ा करना नहीं चाहिए। अब बुद्धि नहीं हुआ रहता है तो 4 को दोस्त को लेकर आप शहर में कूद जाते हैं मार करने के लिए। अंतर समझ में आया? मैंने समझिए कि वही होता है बुद्धि। बुद्धि का मतलब है कि आप किसी से झगड़ा नहीं करिएगा। जब आपके पास दिमाग होने लगेगा ना, तो आप हर किसी को अपना दोस्त बनाइएगा, ताकि वो हर जगह मेरा काम दे, हर जगह मेरा हेल्प कर सके और हम उसका हेल्प कर सकें हर फील्ड में। मान लीजिए कि आप यहाँ मोतिहारी में पढ़ने आए हैं, तो क्या अपने गाँव में मारपीट करके आ जाइएगा? फिर तो जाइएगा गाँव में, कहीं उधर टांग टूंग के ले गया, ले जाके व्यवस्था किया तो इसलिए जो है मान लीजिए कि सबसे मिलाकर चलेंगे, इतना मिलाकर चलेंगे कि अपना पब्लिसिटी बने। नेता लोग कभी मारपीट करता है, वो करा देता है, वो अलग बात है, लेकिन करता नहीं है। काहे? कि उसका वोटे कट जाएगा। तो उस तरह से अगर हम लोग सोचें कि वोट नहीं करना चाहिए, वोट मतलब कि किसी से हमें दुश्मनी न हो, किसी से सबकी बात हमारा अगर नाम आए तो सब लोग उसके लिए सहमत रहें, कोई ना ये शब्द ना कह सके, किसी से कोई ऐसा झगड़ा ही नहीं हो, तो वही चीज़ें होता है। तो विजडम टीथ जो होता है, बुद्धि का दांत होता है, जो 18 प्लस के होने पर आता है। चलिए इसमें सबसे पहले कि सर ये टीथ क्या है, तो टीथ क्या होता है, तो सर माउथ पहले आइए, माउथ क्या है? तो माउथ टू रिसीव द फूड, यानी कि माउथ होता है, मुख किसके लिए होता है? तो सर भोजन को अंतः ग्रहण करने के लिए, भोजन के अंतः ग्रहण के लिए किसका काम आता है?
मुख का, यानी कि भोजन को हम लोग जहाँ अंतः ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा भोजन को निगलते हैं, लेते हैं, उसको बोलते हैं मुख। ठीक है। अच्छा, तो यानी टू रिसीव द फूड, यानी भोजन को लेना। भोजन को किसके द्वारा लेंगे? मुख के द्वारा। अब देखिए, भोजन को हम लोग मुख के द्वारा लेंगे और इसको इंजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है अंतः ग्रहण करना, यानी अंदर लेना, भोजन को स्वीकार करना, तो उसको इंजेशन कहेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसमें, जैसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में। अब माउथ के बारे में तो बात हो गया। हमारा जो माउथ होता है, माउथ इज सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप। ये भी बात आप बोल सकते हैं कि सर हमारा जो मुख होता है, ऊपरी और निचली दो लिप के, ऊपरी और निचली लिप के द्वारा ये सराउंडेड, घिरा हुआ होता है। अच्छा, अब इसमें जैसे बकल कैविटी की अगर बात करें, अब बकल कैविटी यानी ये हो गया पूरा मुख गुहा, जैसे मुख को खोले, ये सब बकल कैविटी हो गया। अब बकल कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है सर? तो इट कंसिस्ट ऑफ पैलेट, यानी सर इसमें होता है पैलेट, तालू। कहाँ? रूफ पर। रूफ मतलब छत, छत मतलब ऊपर की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर अगर हम लोग देखें तो सर पैलेट होता है, यानी कि तालू होता है। अच्छा, और हमारे मुख गुहा में ही, ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा, सर इसमें तालू होता है। अब तालू दो प्रकार का होता है, जो हम आपको बताए हैं सर, आगे की तरफ में हार्ड पैलेट होता है और पीछे की तरफ में सॉफ्ट पैलेट होता है। अच्छा, फिर इसमें सर दांत होता है, टीथ, और सर एक मूवेबल मस्क्यूलर टोंग होता है, यानी कि घूमने योग्य, यानी घूमने वाला मांसलीय क्या होता है? जिह्वा होता है, जीभ होता है। अच्छा, चलिए, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं पैलेट जो होता है ना, तालू, पैलेट है एंटेरियर हार्ड पैलेट, एंटेरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टेरियर सॉफ्ट पैलेट। तालू दो तरह के होते हैं, यानी कि मुख गुहा में ऊपर की ओर आगे का भाग हार्ड पैलेट होता है और पीछे की भाग सॉफ्ट पैलेट होता है। ये तो सबको पता है, ऊपर में हार्ड है ना जी। अच्छा, उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो सॉफ्ट मिलेगा, मुलायम मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। टंग क्या होता है सर? एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। मस्क्यूलर का मतलब होता है मांस, मांसल ऑर्गन होता है, यानी कि मांस का बना हुआ एक अंग होता है। ये हड्डी इसमें नहीं ना होता है जी, तो इसलिए उसको बोलते हैं मांसपेशीय अंग होता है, यानी मांस का बना हुआ सिर्फ होता है, मांसपेशीय होता है। तो टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, यानी कि हमारा जिह्वा जो है, जीभ जो है सर, यह एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि मांस का बना, ये मांसपेशीय अंग होता है। ठीक है, जो अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है किसके द्वारा? तो सर द फ्लोर ऑफ द, रूफ के द्वारा नहीं, रूफ हो गया ऊपर, फ्लोर, फ्लोर किसको कहते हैं सर? ऊपर हो गया, रूफ मतलब छत, और फ्लोर कहते हैं हम लोग नीचे, सरफेस को, नीचे के सतह को। तो नीचे का सतह यानी कि सर फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, यानी मुख गुहा के फ्लोर से, मुख गुहा के फ्लोर से, यानी मुख गुहा के सतह से। बस समझ में आया सर? मुख गुहा के सतह से हमारा जीभ जुड़ा होता है, जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। बस समझ में आया? तो जीभ सर एक मांसपेशीय अंग होता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग होता है जो मुख गुहा में सतह से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ आप संरचना भी देख रहे हैं, ये हो गया फ्रेनुलम, जिसके द्वारा में ये जीभ हमारा जुड़ा होता है। ठीक है, याद हो गया? अगर पूछा जाएगा जीभ किसके द्वारा जुड़ा होता है मुख गुहा में, किसके द्वारा? तो सर फ्रेनुलम के द्वारा। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? ये चैप्टर ही ऐसा है जो कि क्लासे में याद हो सकता है, घर पे जाके कितना भी रटने की कोशिश करिएगा नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, अपने बॉडी पे अनुभव करके ही आपको पढ़ना है। अभी ना कि आप पढ़ रहे हैं दांत के बारे में, आप सोच रहे हैं कान के बारे में, तो आपको उस टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जो होना चाहिए वो दांत पे जाना चाहिए। मुख गुहा की बात आए तो मुख गुहा में प्रवेश करिए और देखिए वहाँ क्या क्या है। अच्छा सर, चलिए, मुख गुहा में जब आते हैं तो उसमें हमको तीत दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद टोंग दिखाई देता है सर, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये दो दिखाई देता है। बस यही बातें हैं सर। जीभ जो होता है ये मांसल होता है, तो बात पता है, छू के देखिए अगर नहीं अभी तक देखे हो तो, जीभ निकाल के उसको, हाँ, हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोने के क्या जरूरी है, ऐसे भी नमकीन लगेगा, इतना बैक्टीरिया वायरस जो है जीभ से टकराएगा। अच्छा, तो ये नमकीन का पता कैसे चल जाता है जीभ से? मैंने जिह्वा के द्वारा कभी नमकीन का पता चलता है, कभी मीठा का पता, मीठा
का पता, कड़वाहट का पता, इस सब का पता चल जाता है। तो किसके द्वारा? टेस्ट बर्ड के द्वारा। तो सर जिह्वा के ऊपर, जीभ जो होता है ना, जिह्वा के ऊपर सर पर्णकलिका होता है। सॉरी पर्णकलिका नहीं, पर्णकलिका हम चले गए प्लांट वाला में। प्लांट में वहाँ होता है लीफ बर्ड। प्लांट में लीफ बर्ड होता है जिसके द्वारा नए एक नहीं देखे हैं, दो गो मतलब पत्ता में देखे हुए जहाँ से पत्ता घूमता है ना, घुमा हुआ होता है, तो हर मोड़ पर वहाँ वहीं से कलिका निकलता है, नया नया पौधा निकलता है उसी पतवा के मोड़ से, तो उसको पर्ण कलिका कहते हैं। तो लीफ बर्ड है वो। और यहाँ क्या है? यहाँ टेस्ट बर्ड होता है, ये ध्यान में रखिएगा, टेस्ट बर्ड है ये। तो टेस्ट बर्ड मतलब हो गया स्वाद कलिका। टेस्ट बर्ड मतलब स्वाद कलिका। तो आप देखिएगा, ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग अ स्मॉल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, यानी कि बोला गया सेवरल, और नहीं एगो नहीं, सेवरल यानी कई सारे, सेवरल स्मॉल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, यानी छोटे छोटे क्या होते हैं? कई सारे छोटे छोटे संरचनाएं होती है। किस पर? सर हमारे ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, और उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बर्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड, स्वाद कलिका कहते हैं। जो क्या करता है सर? स्वाद का पता लगाता है। अब जैसे कुछ जानवर में आप ऐसा देखिएगा, अगर चाट लिया, पता चलेगा चाट लिया, तो ऐसा लगता है कि चमड़ा उतार देगा। गाय वो कभी भैंस वैंस कभी चाटी है? कभी गए होंगे, तो आपको चाटने अलग से थोड़े आएगी, आप उसके पास जाइएगा तब ना चाटेगी जी। अब मान लीजिए कि गाय के आप पास जाइएगा, कभी रोटी वोटी खिलाने गए होइएगा तब ना, तो जब रोटी गाय को खिलाने जब जाइएगा, तो उस समय अब कुकुर को रोटी आजकल लोग खिला रहा है, गाय को कहाँ खिलाने का? वो परंपरा गया। अब गाय को नहीं खिलाएगा, 50 रुपया लीटर दूध खरीद के पिएगा, चालानी दूध पी रहा है पैकेट वाला, और कुत्ता घुमा रहा था स्टैंडर्ड बन रहा है, कुत्ता का पॉटी साफ कर रहा था स्टैंडर्ड बन रहा है। गाय रखिए, भैंस रखिए, उसके दूध का सेवन करिए, वो आपके लिए फायदा होगा। आप हरियाणा साइड में जाइए, उधर देखिएगा लगभग लोग के घर पे जो है एक भैंस होगी, भैंस गाय, जिसको जो अपने स्वेच्छा के अनुसार, भैंस में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, तो जैसे जैसे स्वेच्छा के अनुसार अपने सब लोग रखा हुआ है, और उसका दूध पिएगा, घी निकालेगा, शुद्ध घी खाएगा। हम लोग को तो आदत हो गया है, रामदेव बाबा का घी पीते हैं हम लोग, नहीं तो फिर समझिए कि पैकेट वाला दूध पिएंगे। हाँ, दही भी पैकेट वाला, दूध भी पैकेट वाला। पता नहीं आपको ये लगता है पैकेटवा जब पैकिंग होता होगा तो सब ध्यान में रख के पैकिंग करता होगा। हाँ, चढ़ भचड़ के पैर वैर जहाँ जाके देखिए, हाँ ये सब स्टोर होता है वहाँ पता चल जाएगा आपको। मैंने स्टोर जहाँ होता होगा, ये सब रखा जाता होगा, वहाँ जाके आप डेयरी में एक बार घूमिए तब आपको पता चल जाएगा। तो आजकल क्या हुआ है ना कि लोग शौकीन होते जा रहे हैं, कुत्ता पालेंगे लेकिन वो गाय नहीं रख सकते हैं, भैंस नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो मान लीजिए कि उसके तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है अब बल का कमी होते जा रहा है लोगों में, पहले वाला अब वो शक्ति नहीं रहा लोगों में। अब कहाँ कोई कुश्ती लड़ रहा है, अब कुश्ती लड़ेगा, कुश्ती लड़ेगा पता चलेगा एक बार पटकाया कमरे टूट गया, हड्डी टूट गया, अब उसके पास घिस 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 के चल रहा है, समझे। चलिए, तो अभी यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे? टेस्ट बर्ड, जो स्वाद कलिका की बात हो रही थी। अच्छा, तो अभी हम बात क्या किए कि सर टंग, जीभ क्या होता है? सर ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी मांसपेशीय अंग होता है, जो फ्रेनुलम के द्वारा, जो मुख गुहा के सतह से, मुख गुहा के सतह से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। याद हो जाएगा इसे। चलिए, उसके बाद सर टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन। टंग में क्या होता है? तो सर एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है, यानी कि वही हम बात आपको बता चुके हैं। सर ऑन द अपर साइड ऑफ द टंग, यानी जीभ के ऊपरी सतह पर यह होता है, जीभ के ऊपरी सतह पर सेवरल स्मॉल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, यानी कई छोटे छोटे क्या होते हैं? संरचनाएं होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैपिला कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैपिला, याद रखिएगा। अच्छा, पैपिला, सम पैपिला बियर टेस्ट बर्ड, और इसी पैपिला के द्वारा, इनमें से कुछ पैपिला के द्वारा स्वाद कलिकाएं निकली होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम टेस्ट का पता लगाते हैं। पैपिला होता है जैसे कि जिह्वा के ऊपर, यानी जीभ के ऊपर में ये संरचना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर जीभ हुआ, ये अगर जीभ है, तो जीभ के ऊपर में ये छोटा छोटा ऐसे आप लोग पैपिला देखे होंगे, यही होता है पैपिला, ये हो गया पैपिला।
इस पैपिला में इनमें से कुछ में क्या होता है, तो सर इनमें से कुछ में जो है टेस्ट बर्ड होता है, यानी स्वाद कलिका होता है, जिसके द्वारा स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अब ये देखिएगा जैसे मवेशियों में जो होता है ये ज़्यादा रुखड़ा होता है, रफ होता है ज़्यादा, कौन पैपिला ज़्यादा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। हम लोग में ऊपर की ओर ज़्यादा उठा हुआ है नहीं, सॉफ्ट है, क्योंकि हम लोग को वैसा भोजन करना है नहीं है। इसलिए जो मवेशी लोग होते हैं, जानवर लोग होते हैं, उनको क्या है कि कुछ भी खाना है, जो भी मिला उसको रगड़ना, पहले जीभ से ही वो लोग रगड़ते हैं, जीभ से रगड़ के उठाते हैं किसी भी चीज़ को। तो क्लियर देखिएगा, मिट्टी पे उठाएगा तो मिट्टी को चट के उठा लेता है, मिट्टी भी उसके अंदर पूरा मिट्टी जो है एक परत आ जाता है उसके अंदर। तो इस तरह से वो लोग का रफ होता है, लेकिन हम लोगों में ये सॉफ्ट होता है, यानी टेस्ट बर्ड है, स्वाद कलिका होता है। तो चलिए अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम। तो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उस छोटे छोटे प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बर्ड। अब देखिए अब लास्ट पॉइंट देखिए, एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट, मतलब कि बैक में मतलब पीछे की ओर जीभ के दोनों तरफ, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ क्या पाया जाता है, टॉन्सिल पाया जाता है। जैसे ये हो गया टॉन्सिल, जीभ के पीछे के तरफ, यानी इसके पीछे के तरफ, इसके पीछे दोनों तरफ सॉरी क्या होता है, टॉन्सिल होता है। हो जाएगा। चलिए तो इसको अब एक एक करके, पहले माउथ ये स्टार पॉइंट बना के इसको लिखिएगा। माउथ को क्या करना है, ये स्टार पॉइंट बना के माउथ के बारे में लिख दिए। पहले हेडिंग डालना है माउथ एंड बकल कैविटी, यानी कि मुख और मुख गुहा, ये एक हेडिंग डालना है। अब उसके बाद आपको मुख के बारे में लिखकर एरो देना है। फिर दूसरा स्टार पॉइंट बनाइएगा और तब लिखिएगा मुख गुहा। मुख गुहा लिखकर, मुख गुहा इसको बकल कैविटी को ही ओरल या माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ मतलब मुख और कैविटी मतलब गुहा। एक कैविटी मतलब, कोई वर्ड अगर नहीं पता हो तो पूछ लीजिएगा, कैविटी मतलब होता है गुहा। तो मुख में पाए जाने वाला खाली जगह जिसको मुख गुहा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम हिंदी एक एक करके बोल देते हैं। हिंदी लिखेंगे इसका, मुख लिख कर एरो दीजिए। मुख लिख कर, मुख और मुंह आखर ख लिख ले मुख। अच्छा, मुख लिख कर एरो दीजिए और लिखेंगे, लिखिए इसमें भोजन का अंतःग्रहण होता है। इसमें देखिए, इसमें भोजन का अंतःग्रहण होता है। इसमें भोजन का अंतःग्रहण होता है। हो गया, इसमें भोजन का अंतःग्रहण होता है। चलिए उसके बाद जो है दूसरे नंबर, दूसरा स्टार बनाइए और उसमें लिखिए मुख गुहा लिख कर एरो दीजिए। दूसरा स्टार पॉइंट बनाइए और स्टार पॉइंट बनाकर मुख गुहा लिखिए, मुख गुहा लिखकर एरो दीजिए। मुख गुहा, अब एरो दीजिए, एरो देकर लिखिए। इसके अंतर्गत लिखेंगे, अब एरो देकर मुख गुहा लिखकर एरो दे दीजिए और उसके नीचे एक एक करके लिखना शुरू करिए। मुख गुहा लिख दिए, मुख गुहा लिखे आप, अब एरो दीजिए और एरो देकर इस सब के बारे में लिखना एक एक के शुरू करेंगे। और मुख गुहा लिखने के बाद अब ये पहला नंबर वाले का हिंदी लिखिए। देखिए इसके अंतर्गत तालु, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऊपर की ओर। तालु ऊपर की ओर मतलब रूफ लिखा हुआ है, छत मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, हो गया। तालु ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऊपर की ओर, कॉमा दांत और मांसपेशीय जिह्वा होता है, और मांसपेशीय जिह्वा होता है। क्या लिखे हैं इसमें, यानी इसके अंतर्गत तालु ब्रैकेट में ऊपर की ओर होता है, तालु कॉमा दांत और मांसपेशीय जिह्वा यानी जीभ होता है। मांसपेशीय जीभ होता है, जीभ को हम लोग जिह्वा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला एरो देकर लिखिए।
अगला एरो दीजिए और लिखिए। चलिए अब लिखिए तालू, थोड़ा हम लोग भाषा हिंदी का इसका बदल दे रहे हैं। तालू, इसका हिंदी लिखना है। तालू दो प्रकार के होते हैं। तालू दो प्रकार के होते हैं। दूसरे वाले का हिंदी लिखना है। तालू दो प्रकार के होते हैं। तालू दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में लिखेंगे कठोर तालू, कठोर तालू। और दूसरे नंबर में कठोर तालू और दूसरे नंबर में मुलायम तालू, मुलायम तालू। और उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कठोर तालू आगे की ओर होता है तथा कठोर तालू आगे की ओर होता है तथा मुलायम तालू पीछे की ओर होता है। कठोर तालू आगे की ओर होता है तथा मुलायम तालू पीछे की ओर होता है। कहाँ? तो मुख गुहा में, नीचे की ऊपर, ऊपर की ओर। ठीक है, क्या लिखे हैं? कठोर तालू, कठोर तालू आगे की ओर होता है तथा मुलायम तालू पीछे की ओर होता है। ये ऊपर साइड में क्या ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड पैलेट जो होगा कठोर तालू ये आगे की ओर होगा और मुलायम तालू जो होगा ये पीछे की ओर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। छूट तो नहीं रहा ना किसी का? अब इसका हिंदी लिखिए। अब लिखेंगे जीभ। देखिए जीभ या जिह्वा, जीभ एक मांसपेशीय अंग होता है या पेशीय अंग होता है। जिह्वा एक पेशीय अंग होता है। ठीक है, जिह्वा एक मांसपेशीय अंग होता है। हो गया, एक मांसपेशीय अंग होता है जो मुख गुहा के सतह में या जो मुख गुहा के सतह से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। जो मुख गुहा के सतह से, जो मुख गुहा के सतह से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। हो गया, जो मुख गुहा के सतह से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। याद हो गया ये सब बात जितना बता रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब आइए। फ्रेनुलम, इसका हिंदी नहीं बोलते हैं, फ्रेनुलम को फ्रेनुलम ही, फ्रेनुलम। हो गया, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। अगला पॉइंट लिखिए। हो गया, अब लिखिए जीभ के ऊपर, अगला वाला हिंदी लिखना है। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे संरचनाएं उभरे होते हैं। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे संरचनाएं उभरे होते हैं। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे संरचनाएं उभरे होते हैं। हो गया, जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे संरचनाएं उभरे होते हैं, उभरे होते हैं, जिन्हें जिन्हें पैपिला कहा जाता है, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। हो गया, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। जिन्हें पैपिला कहा जाता है। हो गया, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इनमें से कुछ पैपिला में, इनमें से कुछ पैपिला में, पैपिला में स्वाद कलिकाएं होती है। इनमें से कुछ पैपिला में, पैपिला में स्वाद कलिकाएं होती है। हो गया, स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिए
अगला एरो देकर अब लिखिए, जीभ के पीछे दोनों तरफ में, जीभ के पीछे आइदर साइड मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। तो जीभ के पीछे, एट द बैक मतलब पीछे, किसके पीछे? जीभ के पीछे। तो जीभ के पीछे दोनों तरफ में, दोनों तरफ में क्या होता है? लिखिए, जीभ के पीछे दोनों तरफ में टॉन्सिल पाया जाता है। जीभ के पीछे दोनों तरफ में टॉन्सिल, टॉन्सिल पाया जाता है। हो गया, टॉन्सिल पाया जाता है। जीभ के पीछे दोनों तरफ में टॉन्सिल पाया जाता है। चलिए, अब क्लियर है? इसमें कोई अब डाउट किसी को नहीं ना है? आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं हम लोग तीत पर। तीत यानी कि दांत। अब हेडिंग डालना है आप लोग को तीत। ये स्ट्रक्चर आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप सुनिएगा, इसमें अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा नंबर में अपना तीत। ये भी कहाँ पाया जाता है सर? बकल कैविटी के अंदर, यानी मुख गुहा के अंतर्गत। अभी हम लोग मुख गुहा में पाए जाने वाले संरचना की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ तीत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे तीत क्या है, तीत के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मनुष्य में पाए जाने वाले तीत किस प्रकार से कैसा कैसा होता है। तो देखिए, हाँ, अलग अलग तीत का अरेंजमेंट कैसा कैसा होगा, किस प्रकार से अरेंज होता है, जैसे थीकोडंट, डायोफायोडंट, ठीक है, हेटेरोडंट। मनुष्य में अगर दांत पूछा जाए, नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के दांत का व्यवस्था होता है, दांत किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ह्यूमन डेंटिशन शब्द का मतलब होता है दांत का व्यवस्था, दंत व्यवस्था, डेंटिशन बोलते हैं, यानी कि दांतों का व्यवस्था। तो सर मनुष्य में दांत किसमें धंसा होता है जी? सर मसूड़े के, मसूड़े में मौजूद खांचे में धंसे होते हैं दांत। तो उस प्रकार के उस दांत को हम लोग थीकोडंट कहते हैं। जो भी दांत मसूड़े में लाइन से खांचे में, मसूड़े खांचे में धंसा हुआ होगा, उसको थीकोडंट कहते हैं। तो चलिए, ये तो बात समझ में आ गया सर, दांत जो होता है ये मसूड़े के खांचे में धंसा होता है, जिसको हम लोग थीकोडंट कहते हैं। तो मनुष्य में थीकोडंट वाला दांत होता है। अच्छा, मनुष्य में डायोफायोडंट भी होता है। डायोफायोडंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब होता है मनुष्य में 2 बार दांत निकलता है। सर एक को बोलते हैं मिल्क टीथ और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ। एक मिल्क टीथ को ही टेम्पररी टीथ कहते हैं। टेम्पररी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए हो, तत्काल हो, जो भी, यानी कि ये हो गया आपका टेम्पररी टीथ, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं। और एक होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मतलब वो हमेशा के लिए हो जाता है। मिल्क टीथ यानी दूध का दांत नहीं होता है, तो जो भी दूध का दांत निकलता है वो टूट जाता है और फिर दोबारा दांत मनुष्य में निकलता है। तो इसलिए मनुष्य द्विबार दंती है, यानी मनुष्य में 2 बार दांत निकलता है। तो इसलिए डायोफायोडंट भी हैं हम लोग। अच्छा, मनुष्य हेटेरोडंट भी है। हेटेरोडंट मतलब होता है विषम दंती, मतलब मनुष्य में जितना दांत होगा वो सब अलग अलग प्रकार का होगा, तो उसको विषम दंती कहते हैं, यानी हेटेरोडंट कहते हैं। जैसे मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार का दांत पाया जाता है, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृंतक, रत्नक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से दांतों का व्यवस्था। अब हम लोग पहले एक हेडिंग डालिए तीत के बारे में, और जरा सुनिएगा तीत में। अब ये डेंटिशन शब्द का मतलब क्या होता है? तो सर दांतों के नेचर, दांत का नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, वही हुआ प्रवृत्ति या प्रकृति, नेचर या हैबिट। हैबिट आदत, उसी को नेचर शब्द देते हैं। तो मान लीजिए कि दांतों का क्या नेचर है। जैसे नेचर क्या, नेचर का मतलब क्या हुआ सर? तो सर दांत का नेचर होता है आदत, मतलब उसका लत, उसकी प्रकृति क्या है? तो सर वो चबाता है, सब चबई में नहीं करता है। मस्टिकेशन, मस्टिकेशन के लिए इधर का दांत है आपका जो पीसता है, मस्टिकेट करना यानी पीसना या चबाना।
कुछ दांत होता है जो टीयरिंग करता है, चीरता फाड़ता है। एक होता है जो कटिंग करता है, आगे वाला जो दांत देखना है काटता है। काटना होता है तो आप साइड से कोना से थोड़े काटते हैं। चिकन खाते हैं तो आप चिकनवा को ले जाते हैं यहाँ कोना पे, चाहे मटन खाते हैं तो यहीं पे ले जाते हैं, खींचते हैं। मतलब टीयरिंग के लिए ये बना है दोनों साइड में। अब जो इसको जितना नुकीला रखे, नुकीला मतलब पिज्जा के नुकीला थोड़ी रखेंगे। अब जो जितना खींच खाच के इसको समझिए मांस खाता होगा ज़्यादा, तो उसका ये वाला साइड का जो है ज़्यादा निकल जाएगा, एक्टिव रहेगा, निकलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि निकल के बाहर आ जाए इतना इतना। दो गो नीचे से, दो गो नीचे के तरफ और दो गो ऊपर के तरफ, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, आप सुनिएगा इसमें। सर ये डेंटिशन क्या है? तो द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के प्रकृति तथा व्यवस्थित होने की प्रक्रिया डेंटिशन कहलाती है। ठीक है, डेंटिशन किसको कहते हैं? तो सर द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट। मोड मतलब होता है क्या? मोड मतलब सर तरीका होता है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। ऑफ टीथ यानी दांत, यानी कि सर दांतों के व्यवस्था के तरीका तथा प्रकृति को डेंटिशन कहा जाता है। डेंटिशन किसको कहते हैं? तो सर दांतों के प्रकृति तथा व्यवस्थित होने के तरीका को क्या कहते हैं? डेंटिशन कहते हैं। अब प्रकृति मतलब काटना, चबाना, कुतरना या फाड़ना, ये सब उसकी प्रकृति हो गई। और व्यवस्थित मतलब वो किस तरह से कहाँ कहाँ कौन व्यवस्थित रहता है। अब जैसे इंसीजर कहाँ होगा, केनाइन कहाँ होगा, ये सब हम पार्ट आपको बताएंगे अभी। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब किस तरह से व्यवस्थित होता है, सबके बारे में बात हम लोग किया जाएगा। पहले एक काम करिए, आप लोग एक हेडिंग डालिए, टीथ। टीथ, टीथ लिख लिए, दांत के बारे में जल्दी से हेडिंग डालिए। हो गया? चलिए हो गया, लिख लिए क्या इसको? एक ओरिजिन इसका लिख लीजिएगा। पहले दांत लिख लीजिए, तीथ लिखकर हेडिंग डालिए, तीथ। और सबसे पहले इसकी ओरिजिन लिखिए। ओरिजिन यानी ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन माने दांत का विकास कैसे हुआ है। विकास मतलब दांत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जैसे आपको बताया गया था जर्मिनल लेयर के बारे में। जर्मिनल लेयर इक्टोडर्म होता है सबसे बाहरी, मध्य लेयर को बोलते हैं मेजोडर्म, और सबसे आंतरिक स्तर को कहते हैं हम लोग इंडोडर्म।
यानी जनन स्तर 3 होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। और आपको पता है कि अगर बच्चा गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है तो जितने भी शरीर के अंग का विकास हुआ है वो सब यही तीनों जर्मिनल लेयर यानी जर्म लेयर के द्वारा होता है, जनन स्तर के द्वारा होता है। और ये जनन स्तर 3 होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एंड दीज 3 लेयर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इन ह्यूमन। या कोई भी जीव, किसी भी जीव की अगर हम लोग बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें जितना भी अंगों का विकास हुआ है ना, उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? तो सर जर्मिनल लेयर, यानी जर्मिनल लेयर के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी अंगों का विकास हुआ है। इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बिना जर्मिनल लेयर का बना हुआ हो। अच्छा, तो अब इसमें से हम लोग आते हैं, सर हमारा ये तीत आखिर किससे उत्पन्न हुआ है? तो ओरिजिनेशन जो है इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, इन दोनों के द्वारा बना है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्टो मेसोडर्मल। क्या बोलेंगे जी? सर इसको बोल देते हैं इक्टो मेसोडर्मल बोलते हैं, इक्टो मेसोडर्मल। एक्टोडर्म और मेसोडर्म, हिंदी लिख लेंगे इसका, इक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाह्य जनन परत और मध्य जनन परत, ऐसे याद रखिएगा। हाँ, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। उत्पत्ति लिखकर एरो दीजिए। दांत की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से जनन परत के द्वारा हुआ है? तो सर क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म के द्वारा, यानी बाह्य जनन परत और मध्य जनन परत दोनों के मिलने से हुआ है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, दांत के अगर ओरिजिनेशन को आप लोग लिख लिए होंगे तो उसके बाद आप नोट कर लीजिए, द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। अब हम लोग पढ़ा जाएगा कि ह्यूमन का डेंटिशन कब कैसे होता है, ये सब अब पढ़ेंगे। तो इसलिए डेंटिशन का मतलब क्या हुआ? तो सर दांतों की प्रकृति और व्यवस्था होने, और इनका व्यवस्था क्या कहलाता है? सर ये डेंटिशन कहलाता है। दांतों का व्यवस्था और दांतों की प्रकृति डेंटिशन कहलाता है। हिंदी बोला जाए, ऊपर वाले पॉइंट का हिंदी। हिंदी लिखिए, लिखेंगे दांतों के प्रकृति तथा, दांतों के प्रकृति तथा उनके व्यवस्था को, उनके व्यवस्था के तरीका को, दांतों के प्रकृति तथा उनके व्यवस्था के उनके व्यवस्था के प्रक्रिया को या तरीके को, उनके व्यवस्था के तरीके को डेंटिशन कहा जाता है। दांतों के प्रकृति, दांतों के प्रकृति तथा उनके व्यवस्था, व्यवस्था नहीं व्यवस्था, हो गया, व्यवस्था हो गया। दांतों के प्रकृति तथा उनके व्यवस्था के तरीका को, व्यवस्था के तरीके को, व्यवस्था के तरीके को डेंटिशन कहा जाता है। व्यवस्था के तरीके को डेंटिशन कहा जाता है, हो गया, डेंटिशन कहा जाता है। चलिए अब इसमें हम लोग अब दांतों के टाइप को देखेंगे। दांत के अगर टाइप की बात करें तो मनुष्य में ये दांतों का टाइप जो है ये 3 तरह का होता है। मनुष्य में बताया ही है, शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि सर मनुष्य में दांत जो है 3 तरह से होता है। हेटेरोडंट,
यानी कि विषम दंती। थिकोदंट गर्त दंती, गर्त दंती। डायोफायोडंट द्विबार दंती। तो अब इसको हम लोग एक बार नोट करेंगे। क्या नोट करना है? ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन मतलब मानव में दांत के प्रकृति तथा दांतों के व्यवस्था का तरीका ह्यूमन डेंटिशन होता है। बस समझ में आ गया? तो डेंटिशन समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि सर दांत 3 तरह से मानव में व्यवस्थित होते हैं और दांतों के प्रकृति 3 तरह से अलग अलग होता है। सर हेटेरोडंट यानी विषम दंती, थिकोडंट यानी गर्त दंती और डायोफायोडंट यानी द्विबार दंती। हो गया? विषम दंती, गर्त दंती, द्विबार दंती। विषम दंती, गर्त दंती, द्विबार दंती। द्विबार दंती डाई मतलब 2, डायोफायोडंट 2 बार दांत होता है। एक होता है दूध का दांत, मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ। है ना? ताकि पढ़ाई सारा बुक इंग्लिश में, हिंदी में कोई बुक नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश आप लोग कहते हैं जोड़ दीजिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। हो गया? चलिए लिख लिए इसको। ह्यूमन डेंटिशन, विषम दंती, गर्त दंती, द्विबार दंती। हटा दिया जाए इसे। चलिए अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके आगे बढ़ेंगे। अब ह्यूमन डेंटिशन हो गया, अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हेटेरोडंट सर, अब ये क्या है? अब ये हेटेरोडंट क्या है? हेटेरोडंट के बारे में एक बार समझा जाए। हेटेरोडंट पहला नंबर सर, हेटेरोडंट का मतलब होता है मानव में विभिन्न प्रकार के दांतों का व्यवस्था। उसी को विषम दंती कहते हैं। नाम से लग रहा है विषम दंती, तो यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का व्यवस्था विषम दंती कहलाता है। जैसे मानव में सर 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? सर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये दांत अलग अलग 4 प्रकार के होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए अब जरा इसको यहां से आप लोगों को समझना है और इनका किसका काम क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे एक एक करके। पहले सुनिए, सबसे पहली बात सर, हेटेरोडंट डेंटिशन का मतलब क्या होता है? विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या हुआ? मानव में भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का व्यवस्था विषम दंती कहलाता है। यानी कि इट मीन्स, विषम दंती का मतलब हुआ, इट मीन्स इसका मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का उपस्थित होना विषम दंती कहलाता है। अब ये कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के दांत हैं? तो सर दे आर इंसीजर। अब यहाँ सब अलग अलग आपको मिलेगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, कैनाइन आपको यहाँ दिखा, इंसीजर नहीं दिखाया है। ये हो गया इंसीजर, ये कैनाइन हो गया, यहाँ हो गया आपका प्रीमोलर, ये हो गया प्रीमोलर, मोलर। देखिए मोलर, इसमें जो है व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ दिया है। अच्छा इसको हम लोग सुधार लेते हैं, आगे देख लेंगे। चलिए पहले इसको आप लोग देख लीजिए। इंसीजर जो है इसको आई से डिनोट करते हैं, पहले बताए थे IC, PM और M बताए थे। ये बेसिक में आप लोग को पढ़ाए भी थे, वहां बताए थे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
इंसीजर जो होता है सर फॉर कटिंग, इसका काम क्या है? काटना। तो इंसीजर का काम होता है काटने का। ये मोलर यहाँ गड़बड़ दे दिया है। इंसीजर का काम क्या है? फॉर कटिंग, यानी काटना, काटने के लिए होता है। तो कोई भी चीज़ अगर काटते हैं हम लोग तो यहीं पर रख कर काटते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कोई मान लीजिए कि काटने वाला चीज़ आप यहाँ रख के काटिएगा, इधर रख के सामने से काटिएगा। इंसीजर कटिंग का काम करता है, काटने के लिए होता है, यानी कुतरने के लिए। केनाइन सर, केनाइन होता है फॉर टीयरिंग, फाड़ने के लिए। टीयरिंग यानी फाड़ने के लिए। सर प्रीमोलर, प्रीमोलर फॉर मस्टिकेशन, यानी पीसने के लिए या चबाने के लिए। अच्छा मोलर, तो इसका भी काम वही होता है, मस्टिकेशन यानी कि पीसने के लिए, पीसना या चबाना। ठीक है, ये थोड़ा कम आप लोग को दिख रहा है यहाँ वाला ना। फॉर कटिंग इसका काम है फॉर टीयरिंग, टीयरिंग मतलब फाड़ना। फॉर मस्टिकेशन यानी पीसना या चबाना। इसमें भी हो जाएगा क्या? फॉर मस्टिकेशन यानी फाड़ने या चबाने के लिए। तो इसमें आप लोग अब इसको हेडिंग डालिए। पहला नंबर हेटेरोडंट डेंटिशन यानी विषम दंती डेंटिशन। विषम दंती हेडिंग डालिए, विषम दंती लिखकर हेडिंग डालिए। ये थोड़ा यहाँ डेंटिशन जो दिया ना, ये गलत दिया है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, दूसरे फिगर के द्वारा देख लेंगे। हो गया? छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग जरा एक बार दांत को समझ लिया जाए। हम क्या बोले हैं कि दांत विषम दंती का मतलब होता है, हेडिंग आप लोग डाले होंगे विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है कि इसमें चार अलग अलग प्रकार, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दांत व्यवस्थित होते हैं। मतलब विषम दंती का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का होना विषम दंती बताता है। विषम दंती हुआ, विषम दंती मतलब भिन्न भिन्न दांतों का उपस्थित होना। जैसे अब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत अलग अलग कौन कौन है? तो जैसे इंसीजर। अब देखिए दांत को आप लोग ऐसे भागों में बांट लीजिए। ये दोनों तरफ में आप जब हाथ रखिएगा इसे, तो समझिए कि यहाँ दोनों तरफ में बीच का जो हिस्सा है, ये नाक हो गया ना, नाक, तो नाक के बीच से आप ऐसे बांट लीजिए इसको, ऐसे। बात समझ में आया? ऐसे बांट लीजिए, मतलब कि जितना दांत इधर होगा ना उतना ही दांत। अच्छा अब इसमें भी आप लोग दो हिस्सा में बांट लीजिए, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, फिर इधर ऊपर वाले भाग और नीचे वाला भाग, ये समान होता है। इसका मतलब सर चार हिस्सा में हो गया, चार हिस्सा में हो गया। अच्छा चलिए हम लोग इससे समझते हैं, कष्ट है इस पे, चल बात है कि अच्छा नहीं, जैसे मान लीजिए कि इसके दांत को हम लोग देखते हैं। अच्छा अब इसके दांत को देखिए, मान लीजिए ये हो गया, इसे ये नाक, नाक के बीच से हम लोग इसको दो भाग में बांट दिए, और नाक के बीच से इसको आपको दो भागों में जैसे ही बांटिएगा, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम इसको क्या किए हैं, यहाँ से बीच से दो भागों में बांट दिए, बांटे है ना। और जैसे ही इसे दो भागों में बांटा गया है,
दो भागों में बांटने के बाद यहाँ सबसे पहला ऊपर में देखिए 1 और 2, ये 2 दांत जो दिख रहा है ये है इंसीजर। तो इसका मतलब सर नीचे भी इसके सामने नीचे का भी 1 और ये 2 को जो दांत होगा ये क्या होगा, इंसीजर होगा। बस समझ में आया। जैसे अपने दांत में भी देखिए, तो यहाँ जब बीच में आप जैसे इसके नाक के नीचे बीच में उंगली रख दीजिए, इस साइड का जितना दांत है उसमें सबसे पहला नंबर ये इंसीजर, इधर भी इंसीजर, बगल में 2 को इंसीजर होगा, आगे ये 2 को इंसीजर, उसके जस्ट बाद एक नुकीला दांत आपको मिलेगा तो है केनाइन। बस समझ में आया। इंसीजर 2 को यहाँ आगे की तरफ में यहाँ से जब देखिएगा तो एक इंसीजर, बगल में भी फिर इंसीजर, यानी नाक के सामने एक इंसीजर, बगल में भी इंसीजर, 2 को इंसीजर, नाक के सामने ये इंसीजर, बगल में भी इंसीजर, 2 को इंसीजर, ये हो गया केनाइन, ऊपर नीचे ये 2 को केनाइन। फिर ये हो गया केनाइन, एक होता है मतलब एक ऊपर एक नीचे, इधर भी एक ऊपर एक नीचे, इधर भी तो वैसा ही ना चलेगा जी। इधर भी यहाँ भी आप बीच से देखिएगा तो इधर सर एक इंसीजर, ये भी एक इंसीजर, 2 को इंसीजर, और फिर सर एक केनाइन 2 1 2, और फिर प्रीमोलर 2 को होगा। तो यहाँ से सर 2 को इंसीजर, एक केनाइन, और 2 को प्रीमोलर, ये 2 को हो गया प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद मोलर 1 2 और 3 हो गया। बात समझ में आया। इस तरह से दांतों का व्यवस्था होता है। इधर घूमिए, अब देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ हुआ ये इंसीजर, ये समझ में आया, ये नाक के सामने सर ये इंसीजर और ये इंसीजर, 2 को इंसीजर हो गया। सर ये एक बीच का केनाइन हो गया जिसके द्वारा हम लोग चीरते फाड़ते हैं मटन को। अच्छा केनाइन, अच्छा ये सर इसके बगल में सर ये 2 को हो गया प्रीमोलर, प्रीमोलर, और उसके बाद 1 2 और 3 हो गया मोलर। समझ गया, मोलर, हाँ, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये जो लोग 17 साल के हैं, यानी जो 18 साल के अभी नहीं हुए हैं, उनमें ये लास्ट वाला जो मोलर है ये नहीं निकला होता है। हम लोग वहीं फिगर में देखे थे शुरू में, उधर जो दिया हुआ था कि लास्ट मोलर मिला था। ये देखिए, ये है फर्स्ट मोलर, ये है सेकेंड मोलर और ये है थर्ड मोलर यानी लास्ट मोलर। और लास्ट मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि का दांत, यानी जिसमें ये नहीं है, मतलब अभी बुद्धि नहीं आया है, मतलब कि ये विजडम टीथ है। और ये विजडम टीथ 18 प्लस के होने पर निकलता है। तो देखिए विजडम टीथ, तो सर इसका मतलब 17 वर्ष की उम्र में कितना दांत, 28 दांत। कैसे जोड़े हैं 28 दांत, तो सर 2 को इंसीजर, 1 को केनाइन, 2 1 3, और 2 को प्रीमोलर और 2 ये को मोलर। तो 2 2 4 1 5 और 2 7, 7 इधर 7 इधर, 7 7 14 और 7 7 14। नीचे भी तो, इधर भी तो वैसे ही है, इधर भी वैसे ही है। तो 14 और 14 28 दांत हुआ टोटल। अच्छा सर जब 18 साल के होते हैं तो ये लास्ट वाला सिर्फ एक को दांत निकलता है, लास्ट वाला जिसको बोलते हैं लास्ट मोलर, जिसको विजडम टीथ, बुद्धि का दांत कहते हैं। तो सर एक को निकलता है, तब तो 29 को ना हुआ। तो एक को नहीं निकलता, मतलब एक साइड में एक निकला, एक ऊपर एक नीचे। इधर घूमिए, फिर एक ऊपर एक नीचे। गुस्सा कह रहे हैं अच्छा चलिए, तो इस तरह से ये पता चल गया ना, अब मालूम चल गया। अब ये दांतों का डेंटिशन था। ये दांतों का व्यवस्था था। अब सुनिएगा, अब इसमें हम लोग को देखना है कि सर इसका किसका काम क्या है। तो ये आप लिख लीजिए इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले ऊपर वाले का हिंदी लिखिए, लिखेंगे इसका हिंदी। इसका मतलब विषम दंती का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अब सुनिएगा, अब सुनिए। हाँ तो क्या बोले हैं हम, जैसे हेटेरोडंट विषम दंती में लिख लेंगे, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत का, इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत का उपस्थित होना होता है। इसका मतलब विषम दंती का मतलब, विषम दंती हेडिंग डाल दिए हैं, उसमें लिखना है इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का उपस्थित होना होता है। विषम दंती मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का उपस्थित होना। अब ये कौन कौन होते हैं,
तो दे आर मतलब ये होते हैं, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है, ये होते हैं। कौन कौन? तो पहला नंबर में कृंतक, क्या बोलेंगे इसको? कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक, और फिर क्या हो जाएगा? च्वर्णक, च्वर्णक। हो गया, इसको उतार लीजिए। फर कटिंग का काम क्या हुआ? काटने के लिए। ये किस लिए होता है? तो सर काटने के लिए, यानी कुतरने के लिए। फॉर टीयरिंग, फाड़ने, चीरने फाड़ने के लिए। मस्टिकेशन, पीसने के लिए। मस्टिकेशन तो सेम वही हो जाएगा, क्या भी हिंदी हो जाएगा, पीसने के लिए। अब पूरे दांत के बारे में आप लोग को मालूम चल गया होगा, कौन दांत कौन होता है, मालूम चल गया ना कौन सा दांत कौन है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हम लोग ह्यूमन डेंटिशन, डेंटल फार्मूला सॉरी जब पढ़ेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि दांत का किसका शेप कैसा होता है, और इसके दांत के शेप के बारे में हम लोग कल के नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा आगे। और भी अभी थीकोडंट पढ़ना है, डायोफायोडंट पढ़ना है, द्विबारदंती, सब के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको आप लोग यहाँ तक याद करके आएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।